और उसके बाद सेकंड भी चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड भी चैप्टर में कुछ थ्योरी है उसको देख लेते हैं। सेकंड भी चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं गोले का समतलीय प्रतिच्छेदन। जैसे ये गोला लेते हैं, है ना, ये गोला है, ये गोला ले लेते हैं, है ना। इस गोले में जैसे ही गोला ले लिया, अब इस गोले को क्या करते हैं, चाकू, अपना चक्कू होता है ना, चाकू से काटते हैं, है ना। चाकू से काटेंगे, कहाँ से, कहीं से भी काट दें, है ना। तो जो चाकू होता है वो क्या होता है अपना, जो चाकू होता है वो क्या होता है अपना, उसको क्या मान लेंगे यहाँ, समतल। चाकू को क्या मानेंगे, समतल, समतल, है ना। चाकू को क्या मानेंगे, समतल। और चाकू को समतल मान लेंगे, है ना। और इस समतल से यानी चाकू से इसको क्या करेंगे, गोले को काटेंगे, ठीक है। जब इस समतल यानी समतल से यानी चाकू से इस गोले को काटेंगे तो ये गोला, ये जो गोले की नीचे की शेप होगी वो किस तरह से कटेगी दोस्तों, उस पर बनेगा सर्कल, सर्कल। जैसे कि एक नींबू ले लेते हैं, है ना, और नींबू को जब हम कहाँ से काटते हैं, बीच में से ही काटते हैं नींबू को, तो बीच में से काटते हैं तो क्या बनेगा, नींबू किसके आकार का होता है, सबसे पहले गोले का होता है। और उसको चाकू यानी कि समतल से काटते हैं, समतल से काटेंगे तो जो नींबू के ऊपर की जो जहाँ से काटा है हमने, है ना, तो दो भाग हो गए। अब दो भागों में से एक भाग के ऊपर क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, बनता है ना अंदर से, जो उसका नींबू का अंदर का भाग होता है। और ऊपर, है ना, तो वो जो भाग है, जैसे इसको बीच में से काटेंगे, सेंटर से काटेंगे तो भी वही सर्कल बनेगा, यहाँ से काटेंगे तो भी सर्कल बनेगा, है ना। नीचे वाला पार्ट भी क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा अपना, ठीक है। अब हमें करना है, पढ़ना है गोले का समतलीय प्रतिच्छेद। तो गोले के समतलीय प्रतिच्छेद में हम देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई समतल गोले को काटता है, तो जब समतल गोले को काटता है तो समतल जब गोले को काटेगा तो समतल किस गोले पर कौन सी ज्यामिति बना देगा, वो बना देगा वृत्त, सर्कल, है ना, सर्कल बना देगा। जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, समझने की कोशिश करना कि जैसे ये गोला है, इसका सेंटर सी है और ये समतल इसको काट रहा है। जब ये समतल इसको काट रहा है तो समतल, ये 2D है ना, ये तो 2D है बोर्ड, और अपन कल्पना कर रहे हैं 3D की। इसलिए जब ये काट रहा है तो अपने को सोचना पड़ेगा कि पीछे वाला भी कुछ पार्ट है, इस तरह से काटेगा, और काटेगा तो पीछे वाला इस तरह से क्या आएगा, कुछ सर्कल आएगा, सर्कल। और सर्कल जो नीचे है उसका हमें समीकरण ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं इस गोले का समीकरण क्या होगा, वो ये है व्यापक रूप में समीकरण, ठीक है। अब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। जब वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि वृत्त आ किन ज्यामितियों से रहा है। तो वृत्त आ रहा है अपना गोले और समतल के प्रतिच्छेदन से। तो सबसे पहले जब मुझे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मुझे गोले का समीकरण ले लिया मैंने, और क्या ले लिया, समतल का समीकरण, Lx + My + Nz = P, ठीक है। अच्छा, तो क्या कह रहा है, 1/2 यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का जो संयुक्त समीकरण होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करेगा या करता है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, एक तो ये वाला समीकरण गोले का और एक ये समतल का समीकरण, दोनों को अपन जॉइंट किससे, अब जॉइंट करते हैं तो कोई फेविक्विक चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ हमने जॉइंट का काम कौन से किससे ले लिया है, लैम्डा से, है ना, लैम्डा। तो गोले का समीकरण प्लस लैम्डा ऑफ यानी कांस्टेंट ऑफ कुछ कांस्टेंट इनटू किसका समीकरण, समतल का समीकरण = 0। ये किसका समीकरण होगा, सर्कल का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि गोले का समीकरण क्या है और उस समतल का समीकरण क्या है। उस समतल के समीकरण और गोले के समीकरण में कुछ लैम्डा, कुछ कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सर्कल का समीकरण। अब इसके बाद देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब कोई गोला समतलीय प्रतिच्छेद करता है
तो वो किसको कौन सी ज्यामिति बना देता है, नीचे या ऊपर कहीं से भी काटेगा जहाँ से, वो बना देगा सर्कल यानी कि वृत्त। अब जब वृत्त बनाएगा तो वृत्त की क्या होगी, कोई त्रिज्या भी होगी, है ना। गोले की त्रिज्या और गोले का केंद्र के निर्देशांकों को तो अपन जानते ही हैं। जब अपने को किसी सर्कल के समीकरण किसी गोले का समीकरण दे रखा है तो उसका केंद्र और त्रिज्या तो अपन आराम से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने माना है ये गोला है जिसका समीकरण नंबर 1, ये व्यापक रूप में समीकरण लिख रखा है इसका, ये गोला ये है ना। और एक समतल इसको काटता है तो क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है तो इसकी क्या होगी, कुछ रेडियस होगी, कुछ इसका सेंटर होगा, इसका केंद्र भी होगा और इसका त्रिज्या भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है इस वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या। इस वृत्त की क्या निकालनी है भैया, त्रिज्या निकालनी है। तो आप बताइए त्रिज्या इसकी क्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी r² बराबर, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज ही होगा, है ना। समकोण त्रिभुज r² बराबर r² प्लस s मान लेते हैं इसको, है ना, प्लस के s², है ना। कैपिटल R है यहाँ क्या, गोले की त्रिज्या, रेडियस, गोले की त्रिज्या, ठीक है। स्मॉल r है क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और S है गोले के केंद्र से समतल, ये समतल ही है, ये वाला प्लेन, समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, क्या है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r² होगा कैपिटल R² माइनस के s², ये आपको पता चला। लेकिन अब बात आती है, कैपिटल R आप निकाल लोगे कहाँ से, कैपिटल R तो गोले की त्रिज्या तो कहाँ से निकाल लोगे, गोले के समीकरण से। किससे निकालोगे कैपिटल R, गोले के समीकरण से। इसका फॉर्मूला आप पे आता है कितना, कैपिटल R हो जाएगा यहाँ u² v² प्लस w² माइनस d, ठीक है। लेकिन s कैसे निकालोगे, s क्या है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको निकालने के लिए हम ये देखेंगे, क्या करेंगे, क्या है, गोले के केंद्र से, केंद्र ये रहा, क्या है, समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, है ना, ठीक है। तो गोले के केंद्र कितना है, C माइनस U माइनस V माइनस W से समतल कौन सा, LX M/NZ और P पर क्या डालना है, मुझे लंब डालना है भैया। क्या डालना है, लंब कैसे डालते हैं, बिंदु से, ये बताया होगा मैंने, है ना। x को किस से रिप्लेस कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट से। x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x कोऑर्डिनेट से। y को y कोऑर्डिनेट से, z को z कोऑर्डिनेट से, है ना। देखो क्या आएगा, LU MB NW माइनस P अपॉन, और क्या आएगा नीचे, अंडर रूट में L² M² N²। ये किसका मान होगा भैया, S का, क्या होगा ये, मॉड ऑफ, ठीक है। ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। LU MB NW प्लस P अपॉन अंडर रूट में L² M² और N का स्क्वायर। ये S का मान आ गया,
है ना। तो यहाँ से अपन क्या आर स्क्वायर का अपने को पता ही होगा, निकाल लेंगे अपन। एस का यहाँ से निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर, दोनों को माइनस करके क्या निकाल देंगे, उस वृत्त की त्रिज्या को, है ना, अपन क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमें गोले के केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। गोले के समीकरण से हमको दिया हुआ क्या होगा, गोले का समीकरण दिया होगा और समतल का समीकरण अपने को दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे और गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई भी निकाल लेंगे, है ना। किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहली वाली वीडियोज़ में, है ना। उससे और उन दोनों को माइनस करके हम निकाल लेंगे वृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाद देखते हैं, अच्छा मैंने अभी बताया था, देखें मैंने आपको बताई थी गोले की त्रिज्या, है ना। अभी यही नहीं होता कि गोले में क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है ना। गोले में क्या वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या नहीं होती, और ऐसी थोड़ी होता है, वृत्त में त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या के अलावा भी तो होता है, क्या होता है उसका केंद्र, है ना। तो गोले के केंद्र के निर्देशांक पूछ ले, क्या हो कि ये भी हो सकता है कि वो गोले के केंद्र के निर्देशांक पूछ ले, है ना। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक भी पूछ सकता है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, देखो अब ये जो लाइन है ना, ये देखो, इसको मैं मान लेता हूँ आर एस एस टी मान लिया इसको, ना, और इसको ए बी मान लिया। ये वैसे ये लाइन नहीं है, क्या है ये है एक समतल। क्या है ये, एक समतल, है ना। जब समतल, ये एक समतल है ना, और ये समतल है, और इस समतल के लंबवत क्या है, एक रेखा है, कौन सी है, ये सी टी। देखो मुझे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक में कैसे निकालूंगा, उसके लिए क्या करते हैं, मैं इस रेखा का समीकरण निकाल लूँगा। किस रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, इस रेखा का समीकरण, है ना। कौन सी रेखा, रेखा सी टी का समीकरण। अब रेखा के समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेखा का समीकरण हम जानते हैं सममित रूप में क्या चाहिए, एक तो बिंदु चाहिए और एक क्या चाहिए, उसकी एलिमेंट चाहिए, यानी कि दिक्कोज्या या दिक् अनुपात चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये समतल का समीकरण है, ये समतल का समीकरण अपने को दिया था Lx + My + Nz बराबर P या -P बराबर 0, है ना। अब ये समतल का समीकरण है, हम जानते हैं कि समतल के खुद के क्या नहीं होते, दिक् अनुपात या दिक्कोज्याएं नहीं होती, समतल के खुद के नहीं होते। तो ये जो L M N, यहाँ L M N क्या है, दिक् अनुपात या दिक्कोज्याएं हैं, ये खुद के नहीं है, किसके हैं, इसकी अविलंब रेखा के। अविलंब रेखा का मतलब इसकी क्या होगी, समतल के लंबवत होगी। लंबवत का मतलब, अब जब ये समतल है तो ये भी क्या है, ये सी टी रेखा इसके क्या है, लंबवत है, लंबवत है ना। सी टी रेखा क्या है, समतल ए बी के क्या है, लंबवत है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, सी टी रेखा की दिक्कोज्याएं, सी टी रेखा की दिक्कोज्याएं चूंकि इसके लंबवत हैं, तो सी टी रेखा की दिक्कोज्याएं भी एल एम एन होंगी, और समतल की दिक्कोज्याएं भी एल एम एन ही होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी टी रेखा समतल ए बी के लंबवत है। तो ये इसके खुद के दिक् अनुपात या दिक्कोज्याएं नहीं है, किसकी है, इसकी लंबवत रेखा के। लंबवत रेखा कौन सी है, सी टी। तो यानी कि समतल के लंबवत जो भी रेखा होगी उसके दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात या दिक्कोज्याएं एल एम एन ही होंगे, ठीक है। और बिंदु सी टी रेखा सी से गुजरी रही है, सी के निर्देशांक क्या है, ये -u -v -w। समझ में आई बात। तो u और दिक् अनुपात कितने, l, y -v कितने, m, z -w अपॉन n, क्या हो जाएगा, +u/l y + v/m z + w/n, ठीक है। अच्छा ये क्या है, सी टी रेखा का समीकरण,
सीटी रेखा का समीकरण, ये है सीटी रेखा का समीकरण, है ना। अब इस सीटी रेखा पर कहीं ना कहीं टी बिंदु उपस्थित होगा, यानी कि इस सीटी रेखा पर कहीं ना कहीं टी बिंदु भी उपस्थित है। और टी जो बिंदु है ना, देखो अब मैं यहाँ पर चलते हैं आगे। सीटी रेखा पर थोड़ा नया है, उपस्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, वो होगा x प्लस यू अपॉन एल, वाई प्लस वी अपॉन एन, जेड प्लस डब्लू अपॉन एन बराबर R1। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा L इंटू R1 माइनस यू, वाई आ जाएगा M R1 माइनस वी, और Z आ जाएगा N R1 माइनस W। यानी कि ये L R1 माइनस यू, M R1 माइनस वी और N R1 माइनस W, वो क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो किस रेखा पर स्थित होंगे दोस्तों, ये होंगे रेखा सीटी पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक होंगे, जहां R1 का मान कुछ भी हो सकता है ना। जैसे ये यहाँ पर है बिंदु तो R1 का मान कुछ होगा, ये और थोड़ा सा इधर आ गया तो R1 का मान और कुछ हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो R1 का मान और भी कुछ हो जाएगा, है ना। तो जब ये मैं कहता हूँ कि जो ये बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, यदि ये बिंदु कहाँ पर है, टी बिंदु पर है, तो R1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यदि L है ना, ये वाला L R1 माइनस यू, M R1 माइनस वी और N R1 माइनस W, जो ये बिंदु है, यदि ये किसके हैं, टी बिंदु के ही निर्देशांक हैं, क्या है, निर्देशांक है, तो क्या होना चाहिए, तो ये समतल के समीकरण को भी क्या करना चाहिए दोस्तों, को भी संतुष्ट करना चाहिए। समतल के समीकरण को भी क्या होना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो टी बिंदु है वो समतल और रेखा दोनों में कॉमन है, यानी टी बिंदु समतल पर भी उपस्थित है और टी बिंदु रेखा पर भी उपस्थित है। तो टी बिंदु रेखा के समीकरण से निकाला और टी बिंदु हम फिर क्या कर देंगे, समतल के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। इसका मतलब हम इस निर्देशांक को कहाँ पर पुट कर देंगे, समतल के समीकरण में। यहाँ लिख देंगे L इंटू L R1 माइनस यू, है ना, प्लस M इंटू M R1 माइनस V और N इंटू N R1 माइनस W माइनस P बराबर 0। और यहाँ से क्या निकालेंगे, R1 का मान, और R1 का मान निकालकर पुनः इसी बिंदु में क्या कर देंगे, उसको सेटिस्फाइड करा देंगे, उसी में डाल देंगे, उसी में रख देंगे। तो जो भी मान आएगा इसमें R1 का मान रखने पर वही क्या होगा, वही उस जो बिंदु आएगा, जो मान आएगा वही टी बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना, R1 का मान निकालना। R1 के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। एक ऐसी रेखा जो गोले के केंद्र और समतल के लंबवत है, यानी गोले के केंद्र से जाती है और समतल के लंबवत है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो गोले के केंद्र से तो अपने को वो समीकरण से निकाल ही लेंगे, और जो समतल का समीकरण है उसके दिक्अनुपात वो क्या हो जाएंगे, इस रेखा के भी दिक्अनुपात होंगे। तो इसका समीकरण निकाल दिया, फिर इस पर R1 के इक्वल टू में लेके इस पर एक बिंदु निकाल देंगे, L R1 माइनस के U, M R1 माइनस के B, N R1 माइनस के W, और इसको फिर किससे सेटिस्फाइड करा देंगे, समतल में। समतल में सेटिस्फाइड कराने पर किसका मान निकालेंगे दोस्तों,
1 का, और R1 का मान निकालकर पुनः इसी समीकरण में इसमें ही इसी बिंदु में उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, फिर इसका मान आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।